तो नाउ अब हम शुरू करेंगे आपकी यूनिट 2 सेकंड यूनिट जो है जिसका टाइटल है प्राकृतिक संसाधन एवं उनका प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधन मतलब नेचुरल रिसोर्सेस और उनके देयर मैनेजमेंट। राइट, ये यूनिट 2 है। ये जो यूनिट्स हैं ये काफ़ी लंबी है वैसे तो देखा जाए, लेकिन आप लोगों के एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कोशिश की है कि इनको एक ही वीडियो में पूरा कवर कर लूँ, ताकि आप अगर आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो आप रोक सकते हैं, यू कैन स्टॉप इन बिटवीन, आप फिर उसको वहाँ से फिर से चालू कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ यूनिट 2। इस यूनिट हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला है हम प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानेंगे, वो क्या होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है, उनके प्रकार क्या हैं और उसका उनका महत्व क्या है। प्राकृतिक संसाधन मैंने पहले भी आपको पहले यूनिट के उस वीडियो लेक्चर में बताया कि संसाधन क्या होता है। फिर से एक बार आपके लिए रिवीजन होगा। नंबर 2 हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के संसाधनों के बारे में, जिनमें सबसे पहले भूमि, फिर उसके बाद वन संसाधन, जल एवं ऊर्जा और उनका संरक्षण कैसे करेंगे, और कुछ जो केस स्टडीज़ हैं जैसे जो पर्यावरण को बचाने के लिए जो आंदोलन, जो मेजर जो मूवमेंट चली थी उनके बारे में। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है, प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि संसाधन ऐसा साधन जो हमारे जीवन को चलाने में मदद करता है, उसे हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, और जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं तो प्राकृतिक संसाधन हो गए। ठीक है, तो बहुत क्लियर ये डेफिनेशन है। संसाधन, संसाधन मतलब हमारे जीवन को, मानव जीवन में जो चीज़ उपयोगी है, जिसका उपयोग करके हम अपना जीवन यापन करते हैं या जीवन को अच्छा बनाते हैं हमारे जीवन को, तो वो हमारे लिए संसाधन है। अब वो प्रकृति का है तो वो प्राकृतिक संसाधन हो गया। इसी तरह से संसाधन और भी होते हैं, जैसे मानव निर्मित संसाधन भी होते हैं। ठीक है, जैसे बस है, ट्रेन है, एयरक्राफ्ट है, तो वो भी एक संसाधन है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं कहीं पे आपने दूर जाना है तो। लेकिन हम अभी सिर्फ डिस्कस करेंगे प्राकृतिक संसाधन। तो प्रकृति से जो प्राप्त होते हैं जो साधन और जो मानव जीवन के लिए उपयोगी होते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और ये संसाधन हमारे जीवन का आधार है। जीवन का आधार मतलब भोजन, हमें रहने के लिए जगह जिसको हम आश्रय कहते हैं, और ऊर्जा जो हमारी दिनचर्या की आवश्यकताओं को पूरा करती है, वो ऊर्जा, और आर्थिक विकास। वो सारे के सारे हम किस पे निर्भर हैं, हम इन सब के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। अब कैसे हैं ये आपको आगे पता चलेगा। तो सबसे पहले जो संसाधन का नाम आएगा वो है जल। तो जल आपको पता है, बिना जल के आप जी नहीं सकते। कोई भी इंसान है या जीव जंतु है, उसके जीवन को चलाने के लिए उसे जल की आवश्यकता होती है। पीने के लिए, अगर आपने भोजन आपने फसलें उगानी है तो उसके लिए सिंचाई के लिए पानी चाहिए। और अगर इंडस्ट्रीज लगानी है, उद्योग, तो वहाँ भी उनको, इंडस्ट्रीज को बहुत सारे प्रोसेसेस के लिए पानी चाहिए होता है। तो जल जो है वो पहला आवश्यक जो है संसाधन है, एक प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा है वायु, जो सबसे अति आवश्यक जो संसाधन है वो वायु है। जो हम सब सांस लेते हैं वो कहाँ से आ रही है, वो वायु हम अंदर इंसान लेते हैं, जिससे हम अपनी सांस लेते हैं और हम जिंदा हैं। अगर यही वायु दूषित हो जाए या इतनी प्रदूषित हो जाए कि सांस लेने लायक ना बचे, तो क्या होगा। तो आप सोच सकते हैं क्या होगा। सभी इंसान जो है वो कीड़े मकोड़ों की तरह तड़प तड़प के खत्म हो जाएंगे। तो वायु एक संसाधन है जो हमें कहाँ से मिलता है, प्रकृति से मिलता है। और दूसरा, वायु को हम कहाँ यूज़ करते हैं, पवन ऊर्जा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो विंड मिल्स होती हैं जहाँ से हम बिजली पैदा कर सकते हैं। तीसरा सबसे ज़रूरी संसाधन है प्राकृतिक संसाधन, भूमि। बिना भूमि के कहीं पे भी आपको रहने के लिए मकान चाहिए, आश्रय चाहिए, तो कहाँ बनेगा। आपको ज़मीन चाहिए घर बनाने के लिए। दूसरा, आपको कृषि करनी है, आपको बगीचा लगाना है,
आपको कोई भी कृषि का कार्य करना है, भोजन उगाना है, और या कुछ फल और कुछ और चीज़ें, तो उसके लिए भूमि एक बहुत ही आवश्यक संसाधन है। उसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं वन। वन जो है वो एक तरह से उनको फेफड़े कहा जाता है, जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। हमारी जो वायु है उसमें ऑक्सीजन का जो सही स्तर है उसको बना कर रखते हैं। साथ ही वनों से हमें कई चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसे पशुओं के लिए चारा, जलाने के लिए लकड़ी, फर्नीचर के लिए लकड़ी, फ्यूल, फॉडर एंड फूड, और बहुत सारी जो जड़ी बूटियां हैं या खाने पीने की चीज़ें, वो भी हमें वनों से प्राप्त होती हैं। तो साथ ही साथ वन क्या है, जैव विविधता का भी एक बहुत बड़ा एक केंद्र माने जाते हैं। उसके बाद आते हैं खनिज। खनिज मीन्स मिनरल्स। मिनरल्स, जो भी मिनरल्स हैं, चाहे वो सोना है, चांदी है, कोयला है, आपका लोहा है, एनी एनी एनीथिंग यू वी आर यूजिंग अवर डे टू डे लाइफ, वो है, वो हमारे लिए खनिज हैं। और कहाँ से आते हैं? ज़मीन को खोद के आते हैं, इसलिए उनको खनिज कहा जाता है। तो ज़मीन के अंदर से खोद के उनको निकाला जाता है, और वो हमारे उद्योगों में इस्तेमाल होते हैं, और साथ ही ऊर्जा उत्पादन के लिए भी उनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कोयला है, राइट। सो ये हमारे प्राकृतिक संसाधन है। तो इस स्लाइड में आपने क्या सीखा? सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्रकृति से प्राप्त होने वाले वो संसाधन जो मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। और उनमें जल, वायु, भूमि, वन और खनिज मेन। अब संसाधनों के प्रकार। नाउ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज बोलते हैं इंग्लिश में। सो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, संसाधन होते हैं। अब वो उनकी उपलब्धता के आधार पर और उनकी उनको दोबारा शुरू होने की क्षमता के आधार पर हम दो मुख्य श्रेणियों में उनको बांट सकते हैं। ठीक है, वो कितने, मतलब कितनी जल्दी वो दोबारा से तैयार हो जाते हैं फिर से, या वो किस मात्रा में या किस तरीके से उपलब्ध होते हैं, उसके आधार पर हम दो भागों में उनको विभाजित कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड दीज रिसोर्सेज इनटू टू टाइप्स। एक है नवीकरणीय। नवीकरणीय मीन्स रिन्यूएबल। रिन्यूएबल, दैट मीन्स नवीकरणीय, ये ऐसे संसाधन हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः प्राप्त हो सकते हैं, दोबारा से वो बनना शुरू हो जाते हैं। आपने एक बार इस्तेमाल किया, उसके बाद वो कुछ समय बाद दोबारा से आ जाते हैं। जैसे घास है, घास आपने काटी तो नेक्स्ट अगले साइकिल में वो फिर से आ जाएगी। ठीक है, जैसे पानी है, आप इस्तेमाल करते हैं, बारिश के द्वारा वो फिर से आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह के संसाधन जो पुनः प्राप्त हो सकते हैं कुछ समय के पश्चात, उनको हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, और इनका अगर हम प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे तो ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले आती है सौर ऊर्जा, जिसको सोलर एनर्जी कहते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि सूर्य जो है वो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, वो सन है, सनलाइट। वहीं से ऊर्जा का प्रवाह जो है शुरू होता है। सनलाइट को कौन कैप्चर करता है? ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट जो ऑटोट्रॉफ्स जिनको बोलते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाने वाले, उनके ऊपर फिर दूसरे जो शाकाहारी होंगे, फिर शाकाहारी के ऊपर मांसाहारी। तो इस तरह से ये फूड साइकिल और एनर्जी साइकिल जो है वो सूर्य से शुरू होती है। तो सौर ऊर्जा जो है वो एक नवीकरणीय संसाधन है। सूरज चाचा जो हैं वो रोज सुबह सुबह अपने समय पर उग जाते हैं, और शाम ढलते ही वो चले जाते हैं। तो ये जो है, हम इसका इस्तेमाल जो है हर रोज़ कर सकते हैं, सूर्य की रोशनी का। हाँ, किसी दिन अगर बादल हो, बरसात हो, तब बात अलग है, लेकिन फिर भी ये क्या है, रिन्यूएबल है, राइट। आ जाएगा वापस, कल फिर आ जाएगी। उसके बाद है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा मतलब हवा चलेगी, रुक गई मान लो, फिर दोबारा चल पड़ेगी। उसी तरह से जल। जल भी क्या है, एक एक चक्र में चलता है। ठीक है, और बारिश होती है, फिर दोबारा से वाष्पीकरण होता है, झीलों से, नदियों से, नालों से, ज़मीन से, और फिर दोबारा से वो बादल बनता है। बादल बनने के बाद फिर एक बार बारिश हो जाती है। तो इस तरह से जल भी क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है।
और वन, वन मतलब आपके जंगल है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, वन इसका मतलब ये नहीं कि काटते जाओ, वन तो नवीकरणीय है। अब इनमें समय लगता है। जैसे एक बार आज आपने पेड़ काट लिया तो उतना बड़ा पेड़ दोबारा से बनने में उसको कम से कम 10-20 साल 25 साल भी लग सकते हैं। वो नवीकरणीय तो है, लेकिन समय जो है वो उसके हिसाब से वो दोबारा से उस स्थिति में आने लायक बनेगा। ठीक है, कुछ जो है जल्दी आ जाएंगे, रिप्लेनिशमेंट जो दोबारा से उनका पुनः चक्रण जो है वो जल्दी हो जाएगा। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल भी जो साइकिल चली रहती है उसके हिसाब से वापस आ ही जाता है। लेकिन ये वन ऐसे हैं जो एक पेड़ को उतना बनने में काफ़ी समय लगता है। तो इस तरह से जो दोबारा से आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं जिन संसाधनों को, उन्हें कहते हैं नवीकरणीय संसाधन या रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हमारे पास क्या है? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एंड द फॉरेस्ट। ओके, दूसरे नंबर पे आते हैं अनवीकरणीय संसाधन, जिनको नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। तो ये संसाधन जो है सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, और एक बार जब आप इनका इस्तेमाल कर लेंगे तो दोबारा ये वापस नहीं आते। एक ही बार, जैसे मान लो माचिस की तीली है, आपने एक बार जला ली तो दोबारा वो नहीं जलेगी, राइट? तो इसी तरह से कुछ ऐसे संसाधन हैं जो एक बार आपने इस्तेमाल कर लिए तो दोबारा जो है उनको बनने में लाखों साल लग जाते हैं। जैसे कोयला है ज़मीन के नीचे, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, या आपके जो खनिज हैं, अयस्क, जो आपके ये जो आप ज़मीन से खोद के जैसे लोहा, एल्यूमिनियम वगैरह सब निकालते हैं, तो वो सब बनने में कई साल लग जाते हैं, कई लाखों साल, राइट? तो वो दोबारा से उतनी जल्दी उपलब्ध नहीं हो पाते। इन्हें कहते हैं हम अनवीकरणीय संसाधन, राइट? तो दो तरह के संसाधन हमने पढ़े, प्राकृतिक संसाधन। पहला है नवीकरणीय, जिसको बोलते हैं रिन्यूएबल, जो जिसका पुनः चक्रण हो जाता है, दोबारा से वो अपनी साइकिल के थ्रू वो दोबारा से आ जाते हैं। तो इसका मतलब वो कभी समाप्त नहीं होते, आप उनको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, राइट? जैसे सोलर, विंड, वाटर एंड द फॉरेस्ट। लेकिन इनमें टाइम के हिसाब से अलग अलग है। कुछ जो है वो जल्दी आने वाले हैं, जैसे सूरज की रोशनी है, रोज आपको मिलेगी, ठीक है। लेकिन जैसे आप वन है उसको काट दिया आपने, तो वो पेड़ बनने में आपको हो सकता है 30-40 साल लग जाएं, या 20 साल भी लग जाएं, 10 साल भी लग जाएं, राइट? दूसरे नंबर पर आता है अनवीकरणीय, जिन जो रिन्यू नहीं हो सकते, दोबारा से उनका पुनः चक्रण नहीं होता है, ठीक है। उनको बनने में लाखों साल लग जाते हैं। तो इस तरह से जब एक बार निकाल लेते हैं तो वो वहाँ से समाप्त हो जाते हैं। जैसे कोयला है, और फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे पेट्रोलियम, डीजल, प्राकृतिक नेचुरल गैस है। ओके, तो ये सारी चीज़ें अनवीकरणीय संसाधनों में आती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भूमि संसाधन एवं भूमि उपयोग। सबसे पहला जो हमारा रिसोर्स है, लैंड रिसोर्सेस। लैंड रिसोर्सेस, अब आप खुद ही मन में सोचो कि ज़मीन के ऊपर इंसान क्या क्या करता है, ठीक है। आप ज़्यादा इसमें ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। भूमि संसाधन मतलब भूमि हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है, भूमि से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं, भूमि पे हम क्या क्या करते हैं। तो पहली चीज़ तो जिस घर में आप रह रहे हैं, जिस कॉलेज में आप जाते हैं, जहाँ आप ज़मीन कोई सी ग्राउंड में खेलते हैं, तो क्या है, ज़मीन पे बना हुआ है भाई। तो भूमि भूमि जो है वो मानव जीवन के लिए, कृषि के लिए, उद्योग के लिए आपको क्या चाहिए? लैंड चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए। चाहे खेती करनी है, बगीचा लगाना है, ठीक है, फसल उगानी है, तो उसके लिए क्या चाहिए? भूमि चाहिए। यू नीड लैंड। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, भूमि उपयोग जो है वो उसके उसके तक जो यूज़ है उसमें चेंज आ रहा है। क्या चेंज आ रहा है कि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मकान बना रहे हैं। जैसे मान लो एक घर में 3 भाई हैं, तो तीनों अलग अलग रहना चाहेंगे। अलग रहने के लिए उनको 3 अलग मकान बनाने पड़ेंगे। तो उससे क्या होगा, और जो ज़मीन उनके पिताजी के नाम पे थी वो 3 भागों में बट जाएगी। तो और दूसरी चीज़, जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, हमें बड़े हॉस्पिटल चाहिए, बड़े कॉलेज चाहिए, अलग अलग तरह की हमें इंडस्ट्री सेटअप करनी है। तो भूमि के ऊपर सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस है इस वक्त, वो भूमि के संसाधन के ऊपर है, ठीक है। तो बढ़ती जनसंख्या एक बहुत बड़ा
एक बोझ है धरती के ऊपर, जिससे जो भूमि के जो इस्तेमाल है उससे असंतुलन की समस्या जो है वो पैदा हो रही है। तो पहले नंबर पे आते हैं कृषि भूमि, जहाँ हम खाने पीने की चीज़ें उगाते हैं। जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा, क्योंकि कृषि प्रधान देश माना जाता है, तो यहाँ पे कृषि योग्य भूमि जो है सबसे अधिक पाई जाती है। दूसरे नंबर पे आवासीय एवं शहरी, जहाँ पे आप जो अर्बनाइजेशन जिसको कहते हैं, शहरीकरण। तो जैसे जैसे लोग जो है वो नौकरी की तलाश में या अच्छी पढ़ाई या अच्छी सेहत के ऑप्शंस के लिए वो शहरों की तरफ जाते हैं, तो वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज जो है वो बढ़ने लगते हैं और रूरल पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो ये जो शहरीकरण है, इसके कारण क्या हो रहा है, कृषि भूमि का जो है वो, कृषि भूमि किस में बदल रही है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में, आवासीय क्षेत्र में वो बदल रही है, राइट। उसके बाद है औद्योगिक क्षेत्र। मान लो आपने कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, उद्योग लगाना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको उसके लिए बिल्डिंग बनानी पड़ेगी और काफ़ी मात्रा में आपको ज़मीन चाहिए। तो जब उद्योग की स्थापना करते हैं आप, तो बड़े पैमाने पर आपको भूमि जो है वो उसके लिए इस्तेमाल करनी पड़ती है। उसके बाद है वन भूमि। वन भूमि जो है वो बहुत ही ज़रूरी है हमारे पर्यावरण के लिए, क्योंकि पहली बात, ये जैव विविधता को बनाए रखती है, हमें ऑक्सीजन देती है, और तीसरा क्या है, ये जो जल चक्र है, ये जो जल चक्र है, इसको ये रेगुलेट करती है एक तरह से, इसको बनाए रखने में मदद करती है, राइट। सो ये है भूमि संसाधन एवं भूमि उपयोग। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब भूमि में क्या क्या समस्या आ रही है। सबसे पहला है भूमि क्षरण, जिसको बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। दूसरे नंबर पे आता है मृदा अपरदन, जिसको कहते हैं सॉइल इरोजन। और तीसरा है मरुस्थलीकरण, जिसको बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन। तो अब ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। भूमि क्षरण एक बहुत गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। क्या होता है, वनों की कटाई से, अत्यधिक खेती से, ज़्यादा आप खेती करेंगे, बार बार उसको टिल करेंगे, तो क्या ज़मीन की जो ऊपरी परत है वो कमज़ोर पड़ जाती है, और जब हवा चलेगी या पानी का बहाव आएगा, तो वो जो उपजाऊ मिट्टी है उसको वो ऊपर से बहा के ले जाएगी। तो इससे क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा, आपकी जो फसलें उतनी अच्छी नहीं होंगी, और आपकी जो उपजाऊ भूमि है वो बंजर बनती जाएगी, और एक दिन हो सकता है वो पूरी की पूरी बंजर हो जाए। क्यों? क्योंकि जो जो फर्टाइल लेयर होती है उसकी, ज़मीन की, मिट्टी की, वो जो है वो ये दो तरीकों से वो ख़त्म होगी। एक, उसका ढीला पड़ने से, पहला जो आपने वन काट दिए, दूसरा आपने अत्यधिक खेती करने से क्या होता है, जो मिट्टी है कमज़ोर हो जाती है, और पानी और हवा उसे बहा ले जाते हैं, तो अंततः जो उपजाऊ भूमि है वो रेगिस्तान में बदल जाती है। तो इसको कैसे हम रोक सकते हैं, इसका आंसर भी इसी में है, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण हो, और जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जो जुताई और जुताई के जो तरीके हैं वो सही हों, और जल संरक्षण वो भी ज़रूरी है, ताकि पानी का बहाव जो है वो उतना तेज़ ना हो कि वो उपजाऊ मिट्टी को बहा ले जाए। तो ये तीन समस्याएं, इनके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भूमि क्षरण क्या है या लैंड डिग्रेडेशन क्या है। तो लैंड डिग्रेडेशन कुछ नहीं है, जिसमें क्या होता है, जो ऊपरी जो उपजाऊ परत है मिट्टी की, वो वो कमज़ोर हो जाती है। क्यों हो जाती है? गलत तरीके से खेती करने से या वनों की कटाई से। और फिर क्या होता है, मिट्टी, तेज़ हवा और पानी उस मिट्टी को बहा ले जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो बची हुई मिट्टी है वो क्या 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 होती है, उसमें उतनी वो फर्टाइल नहीं होती, उतनी उपजाऊ नहीं होती। तो इस तरह से जो भूमि का उपजाऊपन है वो कम होता जाता है। मृदा अपरदन भी यही है, जो मिट्टी की कटाई होती है, मिट्टी और हवा और पानी जो है उसको उड़ा ले जाते हैं, बहा ले जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज भूमि उपयोग परिवर्तन के कारण और प्रभाव। अब ये प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से ये हो रहा है, तो कारण वही है, सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, जैसे मैंने कहा कि जितने इंसान होंगे वो रहने के लिए उनको घर चाहिए,
फिर वो नौकरी की तलाश में जाएंगे शहरों में, वहाँ भी उनको घर चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, रोड्स चाहिए, एयरपोर्ट्स चाहिए, इंडस्ट्रीज सेटअप करनी है, तो स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए। तो इस सब के लिए क्या हमको भूमि का भूमि की उपलब्धता होनी चाहिए। तो बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वो अधिक भूमि की मांग करती है। इसके बाद है शहरीकरण। शहरीकरण में क्या हो रहा है कि जो हमारी कृषि योग्य भूमि थी वो अब वो अब वो आ, शहरों में बदल रही है, वहाँ पे मकान बन रहे हैं। तो गांव जो है वो शहर बन रहे हैं, धीरे धीरे गांव से कस्बा, कस्बे से नगर, नगर से शहर। तो उसमें हो क्या रहा है एक्चुअली, जो हमारी कृषि योग्य भूमि थी वो क्या है, धीरे धीरे वो एक कंक्रीट का जंगल बनती जा रही है, जहाँ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स आपको चारों तरफ दिखती हैं। तीसरा है औद्योगिकीकरण। जो कारखाने, आपने इंडस्ट्रीज लगानी है, उनके लिए आपको भूमि चाहिए। चौथा है वनों की कटाई। वनों की कटाई कई कारणों से होती है। कई जो है वो उनकी उनको लकड़ी से फर्नीचर या गलत अवैध तरीके से काट के कई लोग बेचते हैं। तो कई बार कृषि विस्तार के लिए भी लोग जंगलों को साफ करके वहाँ क्या करेंगे, अपने खेत बनाएंगे। तो ये प्रमुख कारण है। इसके प्रभाव क्या है? प्रभाव यही है, सबसे पहला एक पर्यावरण असंतुलन पैदा हो रहा है, जैव विविधता में कमी आ रही है, और जो दो तीन चीजें हमने पीछे देखी थी, भूमि क्षरण और मृदा अपरदन, और साथ में वो मरुस्थलीकरण, ये सारी समस्याएं जो हैं पैदा हो रही हैं धीरे धीरे। ठीक है। सो अब हम अगले रिसोर्स की बात करेंगे, जो है वन। अच्छा, इससे पहले हम डिस्कस करेंगे डिफॉरेस्टेशन। इसके ऊपर आपको छोटा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, या जिसको बोलते हैं वनों की कटाई। तो बड़े पैमाने पे जब आप पेड़ों को काटेंगे, तो उसे या उनका नष्ट होना जो है, उन्हें वनों की कटाई या डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। तो ये बहुत बड़ी पर्यावरणीय समस्या बन गई है। कारण इसका वही है, लोगों को ज़मीन चाहिए, ज़मीन के लिए वो जंगल खाली करेंगे। किस लिए चाहिए ज़मीन? या तो उनको कृषि विस्तार करना है, उसको भूमि को जो है कृषि योग्य बनाना है, या आपने वहाँ पे घर मकान बनाने हैं शहरीकरण के लिए, या आपने कुछ वहाँ से खनिज निकालने हैं नीचे से खोद के, ठीक है, उसको बोलते हैं खनन गतिविधियाँ, या आपने कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है। तो ये कारण है डिफॉरेस्टेशन के। क्या करेंगे आप? पहले आपको जंगल को साफ करना पड़ेगा, फिर आपको ये सब बनाने के लिए ज़मीन मिलेगी। तो उसके लिए कृषि विस्तार के लिए हो सकता है, शहरीकरण के लिए हो सकता है, कोई माइनिंग करेंगे आप, खनन गतिविधियां करेंगे उसके लिए, या इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। अब प्रभाव क्या है इसका? सबसे बड़ा प्रभाव है कि हमारी जो जैव विविधता है, जो मैंने कल भी बात की थी, जैव विविधता होता है भिन्न भिन्न जीव जंतुओं का पाए जाना। ठीक है, वो है जैव विविधता। तो क्या होगा, जब आपके वन कट जाएंगे तो क्या होगा, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, उनका जो प्राकृतिक, उनका जो रहने की जगह है, वो खत्म हो जाएगी। उससे क्या होगा, वो धीरे धीरे या तो वो शिकारियों के हाथों मारे जाएंगे, या फिर वो वैसे ही मर जाएंगे, क्योंकि उनका जो इकोसिस्टम है, जो हमने कल पढ़ा था, वो खत्म हो जाएगा। उनको भोजन नहीं मिलेगा, शेल्टर नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा। फिर या तो वो वहाँ से पलायन कर जाएंगे, या फिर वो खत्म हो जाएंगे। तीसरा है मृदा अपरदन में वृद्धि। वो तो हम पीछे से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी जो सॉइल इरोजन है वो बढ़ जाता है। ये जो पेड़ हैं ये क्या करते हैं, जब बाढ़ भी आती है, पानी के बहाव को ये रोकते हैं, रेगुलेट करते हैं, और इनकी जड़ें जो है वो मिट्टी को पकड़ के रखती है, अपनी मजबूत पकड़ से बचाए रखती है। जैसे ही पेड़ कट जाएंगे तो मिट्टी जो है वो जरा से हवा के झोंके के साथ वो उड़ेगी, पानी के बहाव के साथ वो बहेगी। तो बाढ़ और सूखे का खतरा भी इनसे होता है। क्यों? क्योंकि वन जो है वो इस मौसम को भी रेगुलेट करते हैं। ठीक है, वो बारिश लाने में भी वो मदद करते हैं, साथ ही साथ बाढ़ को रोकने में मदद। जो मैंने कहा कि अब वो जो पानी जो फ्लो करेगा, तो उसके आगे वो एक तरह का बैरियर का काम करते हैं। तो ऐसे 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 बहुत सारे बैरियर्स बने हुए नेचुरली। लेकिन जब वो हटा देंगे आप वन को, तो क्या होगा, पानी के लिए कोई बैरियर नहीं होगा, वो जितना बहुत ज़्यादा तेज गति से आएगा और सब कुछ बहा ले जाएगा। तो बाढ़ का खतरा, सूखे का खतरा। अब इसका समाधान क्या है? समाधान भी यही है, पेड़ कम काटें, हम डिफॉरेस्टेशन को कम करें,
हम उसको, इसका उल्टा जो होता है दैट इज कॉल्ड रीफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन हो गया वनों की कटाई बड़े पैमाने पर, और बड़े पैमाने पर अब वन दोबारा से आप जीवित करते हैं या दोबारा से पेड़ लगाते हैं तो उसको कहते हैं पुनर्वनीकरण या रीफॉरेस्टेशन। तो दोनों एक दूसरे का उल्टा है। डिफॉरेस्टेशन हो गया काटना, और रीफॉरेस्टेशन हो गया दोबारा से आपने उनको जीवित किया, दोबारा से पेड़ लगा के उनको बचाया। और दूसरा हम कर सकते हैं कि वन संरक्षण कानून बनाया जाए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो आपके रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाए। तीसरा है जन जागरूकता अभियान के लोगों को समझाया जाए इन सब चीज़ों के बारे में। और तीसरा है कि हम वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करें। जैसे अभी अभी तो खैर क्राइसिस चला हुआ है एलपीजी वगैरह का, ठीक है, तो अभी तो लोग दोबारा से लकड़ी लुकड़ी इकट्ठा करने लगे हैं। तो बट नॉर्मल जब रूटीन होता है तब सरकार भी ये बार बार वो करती है कि आप धुआं रहित एलपीजी का इस्तेमाल कीजिए। तो आजकल की समस्या को छोड़ दें अगर, तो हमें क्लीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, जो अल्टरनेट एनर्जी के जैसे आप बिजली से इंडक्शन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या माइक्रोवेव, और वैकल्पिक ईंधन का भी, ताकि जहां हम कम से कम लकड़ी काटें। आ, अब खनन एवं बांधों का पर्यावरणीय प्रभाव। अब खनन खनन पता है आपको किस लिए करते हैं? माइनिंग माइनिंग इसलिए करते हैं ताकि हम नीचे से खनिज को निकाल सकें। खनिज किस लिए चाहिए हमको? हमको घर बनाने के लिए, कुछ बर्तन, कुछ जो भी है, एल्यूमिनियम है आपका, आ, सोना है, चांदी है, वटेवर जो भी है, अंदर से निकालते हैं जमीन से, खनन करके, माइनिंग करके। कोयला है, आपके जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, क्रूड ऑयल है, सारे के सारे कहाँ से निकलते हैं? ज़मीन में से। उनकी हम क्या करते हैं? डिगिंग करके, माइनिंग करके। तो इससे क्या होता है, जब आप ज़मीन खोदेंगे तो पहले तो वन साफ हो जाएंगे, वहाँ से कई स्क्वायर किलोमीटर पेड़ों को काटना पड़ेगा। फिर उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो भूमि क्षरण शुरू हो जाएगा, लैंड डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा, बड़े बड़े गड्ढे हो जाएंगे। साथ ही साथ क्या हो जाएगा, जो रसायन जब आप निकालेंगे वहाँ से, तो उससे रासायनिक रिसाव होगा उस ज़मीन में, राइट। और तो उसके साथ वायु प्रदूषण, क्योंकि वो जो खान है, खदान है, वहाँ पे क्या होगी, मशीनें 24 घंटे चली होंगी, तो उससे क्या होगा, धूल और गैस चारों तरफ हवा में फैलेगी। और साथ ही साथ वनों की कटाई जो मैंने पहले बोल दिया, और जैव विविधता का नाश, वो खत्म, वो भी एक समस्या है माइनिंग की। लेकिन हमें आगे को बढ़ना भी है, प्रोग्रेस भी करनी है, अपनी ज़रूरतों को पूरा भी करना है, और साथ ही साथ हमें पर्यावरण के साथ एक संतुलन भी बनाना। ठीक है, तो ये है माइनिंग, इसका क्या प्रभाव है, और क्यों माइनिंग करते हैं हम? खनिज निकालने के लिए। दूसरे नंबर पे आते हैं बांध। आपने सुना होगा जैसे भाखड़ा नंगल डैम है, बड़े बड़े डैम्स बने हैं। तो वो किस लिए बनाए जाते हैं? वो होते हैं जल संग्रह के लिए, ताकि हम जैसे पंडोह डैम आपके बिल्कुल पास में है, तो वो किस लिए किया हुआ है? जल को हम संग्रह, उसको इकट्ठा करके हम फिर वो चैनलाइज करते हैं उनको, ताकि हम बिजली पैदा कर सकें। ठीक है, तो लेकिन एक तरफ तो हमारे लिए सहूलियत भी हो रही है कि बिजली पैदा हो रही है, सबके घर में लाइट जली है, राइट। दूसरा क्या है, इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। वो क्या है? पहला है पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन, दैट इज इम्बैलेंस इन द इकोलॉजिकल सिस्टम। अब हर जगह का एक अपना इकोलॉजिकल सिस्टम बना होता है। तो अगर आप एकदम से कोई नई चीज़ वहाँ पे कोई चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, जैसे आपने ज़्यादा पानी इकट्ठा कर लिया, तो वो एक क्या करेगा, इम्बैलेंस पैदा कर देगा। दूसरा नंबर पे आता है स्थानीय लोगों का विस्थापन, और जो जो लोग उस पर्टिकुलर एरिया में आएंगे उन सबको वहाँ से हटाना पड़ेगा, राइट। अदर तो उनके घर क्योंकि डूब जाएंगे पानी में, जैसे ही बड़ा बांध कोई बनेगा, जैसे भाखड़ा नंगल डैम बना था, तो कई हजारों लोग विस्थापित हुए। देन जलीय जैव विविधता पर असर, और जो जैव विविधता है वो भी उस पर असर होता है, पानी में जो जैव विविधता है। तीसरा जो है तलछट प्रवाह में रुकावट, ठीक है, जो नेचुरल फ्लो होता है पानी का, उसमें भी एक तरह की रुकावट। तो ये बांधों के भी कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं। तो ये इस पे आपको छोटा कोई क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है आपका रिसोर्स है वो है जल संसाधन। जल जो है वो प्रकृति के एक महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। और आप ये जान के हैरान होंगे, आपने ये तो पढ़ा होगा कि पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा जो है वो पानी है। लेकिन अब अगर आप ये सुनेंगे कि उस पानी का सिर्फ 2.5%, 2.5% जो है वो
पीने लायक पानी है, जिसको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं। बाकी जो है वो 98.5% वो क्या है, वो पीने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खारा पानी है, समुद्र का या महासागर का। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि दुनिया के पूरे पानी का लगभग 2.5%, वो भी उसमें से भी बहुत सारा जो है वो ग्लेशियर्स में है। जो आपके ग्लेशियर्स हैं, जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, उनमें है। तो धरती पे जो पीने योग्य जल होता है, जैसे स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, वो 1% से भी कम है। ठीक है, तो इसीलिए पीने का जो पानी है उसकी उपलब्धता जो है वो बेहद सीमित है। अब पानी का कहाँ कहाँ हम उपयोग करते हैं, पहले भी बता चुका हूँ। पीने के लिए, सिंचाई के लिए लगभग 70% जो हमारा यूजेबल वाटर है, पीने योग्य पानी है, उसका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, सिंचाई में। और साथ ही औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए चाहिए, विद्युत उत्पादन के लिए चाहिए। अब समस्याएं क्या हैं, वाटर सोर्स की क्या क्या प्रॉब्लम है। पहली है कि पीने के पानी की कमी, जल की कमी। जल की कमी नहीं है धरती के ऊपर, इसमें 75% वाटर है। ठीक है, लेकिन हमारे इस्तेमाल के लायक कितना है, लेस देन 2.5%। वो 2.5 में से भी 1% से कम जो है, जिससे आप खेती बाड़ी करेंगे, पीने के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो पानी जो है बहुत ही सीमित है, लगभग 1% के आसपास। ठीक है, तो दूसरा क्या है, अब हम जो है वो, हमें अपना आराम चाहिए, तो क्या करता है इंसान, अपने घर से कचरा का नाली बनाता है और सीधा नदी में छोड़ देता है। तो जल प्रदूषण कहाँ से, औद्योगिक जल प्रदूषण कहते हैं, या जो घरों से निकलने वाला अपशिष्ट है, घरेलू, जो मैंने बताया नालियों में जाने वाला, वो जाके आपके नदी में जाके मिल जाता है। और दूसरा, तो तीसरा रीज़न है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये प्रमुख समस्याएं हैं वाटर रिसोर्स की। अब बाढ़ और सूखा। बाढ़ क्या होती है, जब अधिक वर्षा हो जाती है और उसके पानी का जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उससे क्या होता है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, और जगह जगह जल भराव हो जाता है। उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे वही डिफॉरेस्टेशन, राइट। और दूसरी चीज़, अगर वर्षा की कमी हो जाए एक पर्टिकुलर लेवल से, कई कई जगह पे आपने देखा होगा कि इतने मिलीमीटर से कम बारिश होएगी तो उसको सूखा घोषित किया जाएगा। तो वर्षा की कमी से सूखा पैदा हो जाएगा, सूखे की स्थिति पैदा हो जाएगी। जो आपका वाटर है वो रिचार्ज नहीं होंगे, आपके जो वाटर सोर्सेज हैं, जैसे रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह। तो क्या होगा, एक दोनों जो स्थितियां हैं वो विनाशकारी हैं, सूखा भी और बाढ़ भी, राइट। अब इसमें एक और चीज़ आती है, जल विवाद। आपने सुना होगा कि जैसे कई स्टेट्स के बीच में वाटर ट्रीटीज हैं, जल के बंटवारे को लेकर, प्रदेशों के बीच में, देशों के बीच में, राज्यों के बीच में एक तरह का विवाद चला रहता है कि हमें कम दे रहे हैं। जैसे कई बार हरियाणा, पंजाब और आपका जो राजस्थान है, वो भी आपस में, हरियाणा बोलते हैं हमको, वो पीछे वाले नहीं छोड़ते, दिल्ली वाले बोलते हैं हमको, हरियाणा वाले नहीं छोड़ते। तो इस तरह से कई विवाद जो है वो राज्य स्तर पे या देशों के बीच जो है वो इस तरह की समस्या रहती है। अब अगले नंबर पे आता है आपका ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज हमने, वो जो हमने संसाधन पहले पढ़े थे, नवीकरणीय संसाधन, तो वही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में भी आ जाएंगे। और अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, सनलाइट है, विंड है और वाटर है। उसके साथ साथ आपका ये सनलाइट से क्या करते हैं आप, ये फोटोवोल्टाइक सेल लगा के, सोलर जो आप लगाते हैं पैनल्स, वहाँ से आप बिजली पैदा कर सकते हैं पवन ऊर्जा से। ठीक है, अनवीकरणीय होते हैं, जो एक बार इस्तेमाल हो गए तो उसके बाद वो ख़त्म, राइट। उनको बनने में कई लाखों साल लग जाते हैं, जैसे कोयला है, या फॉसिल फ्यूल जिनको आप जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, और ये प्राकृतिक गैस है, जैसे ये सारे के सारे क्या है, एक बार ख़त्म होगी तो सिलेंडर ख़त्म, तो फिर ख़त्म कहानी। आप दोबारा से नहीं भरेगा वो अपने आप, फिर आपको ले जाके
लाना पड़ेगा उसको नया। सो बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकीकरण, इससे क्या हो रहा है, आप मेरी एनर्जी डिमांड्स बढ़ रही है, ऊर्जा की जो मांग है वो तेजी से बढ़ रही है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर जाना पड़ेगा, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या वाटर एनर्जी। तब कि हम, क्योंकि ये तो लिमिटेड हैं, जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, ये सीमित हैं, ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अब हमारे लिए वैकल्पिक ऊर्जा क्या है, भविष्य की ऊर्जा है नवीकरणीय स्रोत। इसीलिए सरकार ने भी बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं, जैसे आप अपनी छत पे वो सोलर प्लांट लगा सकते हो ताकि आप खुद अपनी बिजली तैयार कर सकें। आपको और भी हैं, जैसे बड़ा आपने कोई प्लांट लगाना है तो आप उसको बना के बेच भी सकते हो, उससे पैसे भी कमा सकते हो, राइट। तो इस तरह से हमें अब वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि जो गैसेस हैं, चाहे वो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, अभी तो वो हैं दुनिया में, तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में क्योंकि वो लिमिटेड है, वो अनवीकरणीय है, एक बार इस्तेमाल किया तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए हमें सौर ऊर्जा की तरफ, पवन ऊर्जा की तरफ या बायोगैस प्लांट जो है उनकी तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य जो है, भारत में एक नेशनल सोलर मिशन भी चलाया गया है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का विकास हो रहा है। पवन ऊर्जा जो कुछ एरियाज हैं इंडिया में, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, तो वहाँ पे ये फिजिबल है, बाकी जगह पे उतना इसका इस्तेमाल नहीं है। उसके साथ जो बायोगैस है, बहुत पहले से ये कॉन्सेप्ट है, जो जैविक कचरा है उससे आप मीथेन गैस पैदा कर सकते हैं, और एक अच्छा विकल्प है गांव के इलाकों में अपना खुद का एक प्लांट लगा के आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अब ये जो सारे संसाधन हैं, इनका संरक्षण और प्रबंधन हम कैसे करें। अब अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सतत विकास को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आपको पता है कि हमने विकास भी करना है, समय के साथ चलना भी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। तो इन दोनों चीज़ों को मिला के आपकी जो विकास की दर है और पर्यावरण को संरक्षित करने की जो आपकी इच्छा है, वो दोनों एक दूसरे में मेल खाने चाहिए। तभी हम अपने भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए कुछ संसाधन जो है वो बचा पाएंगे। तो उसके लिए आपको ये 3R का जो है इस्तेमाल आपने ध्यान रखना है, रिसाइकलिंग, रीयूज एंड रीप्लेनिश। ओके, तो पुनः चक्रण, रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में क्या है, आप उपयोग की गई वस्तुओं को दोबारा से आप उनके उत्पाद बना सकते हैं, जैसे कागज़ है, प्लास्टिक है या मेटल है, तो सभी को रिसाइकिल किया जा सकता है। अब ये सारी चीज़ें लिमिटेड है, अनवीकरणीय स्रोत हैं ये। खनिज जो है एक बार निकाल लिया ज़मीन से तो दोबारा बनने में उसको लाखों साल लगे, ठीक है। तो इसीलिए आप इनको क्या करना पड़ेगा, हमें रीयूज़ करना पड़ेगा, रिसाइकल करना पड़ेगा। तो रीयूज़ क्या है, पुनः उपयोग, दोबारा मतलब फेंकने की बजाय आप दोबारा से उनको इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, संसाधन और ऊर्जा दोनों की बचत होगी, राइट। और तीसरा जो है वो एक बैलेंस्ड, एक संतुलित आपने उनका इस्तेमाल करना है, कि संसाधनों का हमने आवश्यकता अनुसार और बुद्धिमत्ता से उपयोग करना है, अत्यधिक दोहन से बचना है। ये नहीं कि आपका घर अगर पाइपलाइन में सबसे पहले आता है तो आप नल का खोला छोड़ के चला हुआ है दिन रात, कोई फर्क नहीं पैंदा है। अब आप ये सोचिए, आप पहले नंबर पे हैं, जो आखिरी वाला घर होगा उसमें शायद 3-4 दिन से पानी नहीं आया हो। तो इस तरह से नहीं करना है कि अगर मुझे मिल रहा है तो मैं मौज करूंगा, बाकियों को मरने दो, नॉट लाइक दैट, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हैं एक दूसरे से इस तरीके से। तो इस तरह से हम संसाधनों का संरक्षण एवं जो है वो प्रबंधन कर सकते हैं, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंटिन्यू रख सकें, अपने वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए हम संसाधनों को बचा सकें। इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, राइट। और उसके बाद कुछ ये दो तीन आंदोलन, जैसे चिपको आंदोलन था पर परिवार इस पर्यावरण को बचाने के लिए, ये 1973 में, 1973 में उत्तराखंड, जो पुराने ज़माने में एक उत्तर प्रदेश होता था, तो उसके चमोली ज़िले में शुरू हुआ था। और इसमें ग्रामीण महिलाओं ने क्या किया था, पेड़ों से चिपक कर, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन, उन्हें काटने से बचाया था। तो कुछ ठेकेदार थे जो जंगल काटने के लिए आए, तो गांव की जो महिलाएं थी वो इकट्ठी हो गए
उन्होंने एक ह्यूमन चेन बना ली पेड़ों के चारों तरफ, तो वो फॉरेस्ट को बचाने के लिए। और इसमें दो नाम आते हैं, एक सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी, ये इनके नेता थे। और इसका परिणाम क्या हुआ कि सरकार को जो थी वो हिमालयी वनों पर की जो कटाई है उन पर रोक लगानी पड़ी। तो ये एक चिपको आंदोलन, इसके बारे में एक शॉर्ट नोट आपको आ सकता है। 1973 में उत्तराखंड में चमोली जिला में, ठीक है। और जो ठेकेदार थे वो आके, ठेकेदार के जो आदमी थे वो पेड़ों को काट रहे थे, तो ये जो दो लोग हैं सुंदरलाल बहुगुणा और गौरव देवी, इन्होंने नेतृत्व किया और जो ह्यूमन चेन से इन पेड़ों को काटने से बचाया। उसके बाद दूसरा है नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में जो सरदार सरोवर बांध योजना थी उसके विरोध में शुरू हुआ था। और इसमें मेधा पाटेकर जो थी उनके, इस आंदोलन की मुख्य जो मुखिया थी, तो उन्होंने आदिवासियों और किसानों के अधिकारों के लिए लड़ा। मुख्य मुद्दा यही था, क्योंकि बांध बनेंगे तो लाखों लोग विस्थापित होंगे, तो उनकी जो उचित पुनर्वास की मांग को लेकर, राइट। और साथ ही साथ क्या होगा, अब एक बायोडाइवर्सिटी लॉस भी होता है बहुत बड़ा, और जो रिवर जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें उनका मुद्दा थी, राइट। अब ये प्रमुख आंकड़े हैं आपके सामने आखिर में, कि इस धरती का सिर्फ 2.5%, वो भी मैंने कहा कि वो उसमें से भी लगभग 1 या 1.5% जो है वो ग्लेशियर्स में है, जो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, राइट। हमारे पास सिर्फ लेस देन 1% पानी है इस धरती के ऊपर, जो आपके पीने के लिए, सिंचाई के लिए और इंडस्ट्रियल यूज के लिए उपयोगी है। अदरवाइज पीने का पानी नहीं होगा। तो कृषि में लगभग इस 1% का 70% हम कृषि में यूज करते हैं, ठीक है, सिंचाई में यूज करते हैं। और हर वर्ष लगभग 1.5 करोड़ हेक्टेयर वन जो है वो काटे जा रहे हैं, राइट। देन और लगभग 33% जो है वो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, राइट, इसके लैंड जो आपकी जनसंख्या वृद्धि से। और आखिर में हम ये इनके पॉइंट्स को, मेन पॉइंट्स को समराइज करेंगे, वो इस तरह से है। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, वो कितनी तरह के होते हैं, जिनको हम उपलब्धता के आधार पर दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, नवीकरणीय रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, राइट। फिर उसके बाद हमने पढ़ा भूमि क्षरण क्या है, मरुस्थलीकरण क्या है, या सॉइल इरोजन क्या है, ठीक है। और वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, राइट। जल और ऊर्जा प्रबंधन, जन आंदोलन और संरक्षण, और साथ में रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस। ये 3R का सिद्धांत आपने याद रखना है, रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस। रिसाइकल का मतलब है आप जो आपके जो कुछ चीज़ें हैं जिनको आप दोबारा से रिसाइकल करके एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे प्लास्टिक है, पेपर है, मेटल्स हैं। रीयूज के, ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा है तो आप एक चीज़ ली फेंक दी और दूसरी ले ली। तो आपने रीयूज करना है ताकि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर स्ट्रेस ना हो। और साथ ही रिड्यूस करना है हमने, कम इस्तेमाल, कम मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही। तो ये 3R का सिद्धांत अपनाकर हम एक सतत विकास को भी इंश्योर कर सकते हैं, और साथ ही हम अपने भविष्य को भी